Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is the treatment of HCV, that is hepatitis C virus. इसमें क्या होता है, we can use interferon alpha, we can use direct acting antivirals, that is NS3 and NS4A protease inhibitors. What is NS? That is non-structural proteins. ठीक है, so non-structural कौन सी प्रोटीन है? थर्ड और फोर्थ A, ठीक है, यानी 3A और 4A protease inhibitors. फिर non-structural 5B polymerase inhibitors and non-structural 5A replication complex inhibitors. 5A क्या है? replication complex. 5B क्या है? polymer है, ठीक है, और 3A और 4A क्या है? दैट इज़ प्रोटीएज, ठीक है, इनके इनहिबिटर्स. इसके अलावा वी कैन यूज़ रिबाविरिन. अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स they have better sustained viral load SVR than others, which means क्या मतलब है इसका? अनडिटेक्टेबल लेवल्स ऑफ HCV आफ्टर द एंड ऑफ ट्रीटमेंट. यानी ट्रीटमेंट के बाद जब भी आप कोई भी सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो ब्लड के अंदर HCV डिटेक्ट नहीं होगा, अनडिटेक्टेबल लेवल्स होंगे, यानी कि बेटर हेपाटिक आउटकम्स. सो इस वजह से डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स को हम ड्रग ऑफ चॉइस भी कहते हैं. So इस लेक्चर में I'll be discussing the direct acting antivirals and I'll be talking about ribavirin. ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करते हैं विद हेपेटाइटिस सी का रेप्लिकेटिव लाइफ साइकिल. ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है दैट हैज़ गॉट 10 जीनोटाइप्स. सी वायरस के 6 जीनोटाइप्स होती हैं और इन जीनोटाइप्स की भी आगे से सब टाइप्स होती हैं. ठीक है, बस अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए. अच्छा, अब ये रेप्लिकेटिव साइकिल कहाँ पे टेक प्लेस होगा? दैट विल टेक प्लेस इनसाइड द लिवर और द हेपाटोसाइट. ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले वो रिसेप्टर्स पे जाकर लगेगा और एंडोसाइटोसिस होगी और उसके बाद जो इसका बाहर एनवेलप होगा, ठीक है ना, वो उसको छोड़ देगा, यानी कि अनकोटिंग होगी. ठीक है, और अपना अंदर का जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, उसको रिलीज़ कर देगा. सो साइटोप्लाज्मिक रिलीज ऑफ HCV RNA. ठीक है, सो HCV वायरस की जितनी रेप्लिकेशन, असेंबली, प्रोसेसिंग, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज एट्सेट्रा दैट इज़ ऑल टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस. देखो न्यूक्लियस साथ है, कुछ भी नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि इस वजह से इसकी रेप्लिकेशन आसान है, इसकी इराडिकेशन आसान है. तो फिर भी क्रॉनिसिटी के केसेस होते हैं, क्रॉनिक HCV के केसेस होते हैं, लेकिन इसकी इराडिकेशन इज ईजियर. साइटोप्लाज्मिक रिलीज ऑफ HCV RNA. अब हमने क्या करना है इस HCV RNA को कि इसमें से पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करना है. ठीक है, ये जो नीचे मेंशन है ये आपको नज़र आ रहा है P7 NS2, दीज आर ऑल द प्रोटीन्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन दिस पाथवे. ठीक है, तो हम उन प्रोटीन्स पे ही फंक्शन या फोकस करेंगे जिनके इनहिबिटर्स हमने पढ़ने हैं. ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया? राइबोसोम की मदद से इसको ट्रांसलेट किया इनटू अ पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर अब उस पॉलीपेप्टाइड की क्लेवेज होनी है और प्रोसेसिंग होनी है विद द हेल्प ऑफ द नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 3A एंड विद द हेल्प ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 4A. इनमें से एक एक्चुअल एंजाइम है या एक्चुअल प्रोटीन और दूसरा उसका कोफैक्टर है. ठीक है, इनकी मदद से उस पॉलीपेप्टाइड की क्लेवेज और प्रोसेसिंग होनी है. एंड लेटर, ठीक है, हमने क्या करना है, जब उसकी प्रोटीन्स वगैरह बन जानी है तो हमने उसकी दोबारा से RNA की रेप्लिकेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, पहला पॉलीमर हमारे पास क्या है? दैट इज़ NS5A, ये पॉलीमर है. ठीक है, और फिर आ जाता है आपके पास NS5B, दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरियन असेंबली. ठीक है, एंड लेटर द रिलीज. ठीक है, सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस NS3A, NS4A जो कि प्रोटियोलिटिक रिलेटेड है. ठीक है, और NS5A जो पॉलीमर है और NS5B जो कि क्या है? असेंबली में इन्वॉल्व है. तो इन साइट्स पे, यानी कि यहाँ ये इन एरियाज़ को, इन प्रोटीन्स को हम ब्लॉक कर देते हैं, जिसको फिर हम बाद में कहते हैं कि NS3A इनहिबिटर, NS4A इनहिबिटर. ठीक है, समझ गए हो? अच्छा, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद रिबाविरिन. रिबाविरिन अगैन कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता.
इट इज़ यूज्ड विद अ स्ट्रक्चरल और अ पेगलेटेड इंटरफ्यूरॉन। रिबाविरिन को हम यूज़ कर सकते हैं विद डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स। ठीक है, रिबाविरिन है क्या? इट इज़ बेसिकली अ गॉनासिन एनालॉग। ठीक है, जिसने वायरस की क्लियरेंस करानी है, रिलैप्स रेट्स को कम करना है, एंड इट इम्प्रूव्स रेट्स ऑफ सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, SVR जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, ये रिबाविरिन इम्प्रूव करता है रेट्स ऑफ द सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब बात ये है कि आप ना ड्रग ऑफ चॉइस कैसे डिसाइड करते हो। ऐसे नहीं होता कि भैया आपने सोच लिया हाँ रिबाविरिन है, डायरेक्ट एंटी वायरल्स है, दे दो, कोई सी भी दे दो, ऐसे नहीं होता। आप HCV जीनोटाइप को कंसिडर करते हो कि उसका कौन सा जीनोटाइप है, उस जीनोटाइप के आगे से कौन सी सब टाइप है, फिर आप देखते हो कि इसका सिरोसिस का स्टेटस कैसा है। ठीक है, HCV वायरस का म्यूटेशनल स्टेटस कैसा है, ओवरऑल पीछे ट्रीटमेंट हिस्ट्री कैसी रही है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो आपने डोज डिसाइड करनी होती है ना, वो वेट बेस्ड होती है, 2 times a day with respect to the weight and always given with food। सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिबाविरिन। रिबाविरिन इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल। ठीक है, यानी कि इसने सिर्फ ये, जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे NS3A, ठीक है, ये NS4A, इसने सिर्फ प्रोटीएज इनहिबिशन करनी है। लेकिन जो रिबाविरिन है वो बहुत सारे एक्शंस करता है। इस वजह से आपने सुना होगा पहले भी, इट इज़ अ सिंथेटिक गॉनासिन एनालॉग विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट HCV, HIV, इन्फ्लुएंजा A and B, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड ये RSV। इतने वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम। So ribavirin is phosphorylated intracellularly by host cells to triphosphate, जिसकी वजह से ये क्या करता है, डिप्लीशन ऑफ गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आयनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, बेसिकली वायरल न्यूक्लियोटाइड्स की डिप्लीशन कराएगा। इनहिबिशन ऑफ वायरल mRNA कैपिंग, आपको पता है ना कि कैपिंग होती है ताकि प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो हैं वो जब वो साइटोप्लाज्म में आए, कोई भी रेप्लिकेटिव मटेरियल या कोई भी न्यूक्लियस से निकल के जो कोई चीज़ आती है उसकी कैपिंग की जाती है। इनहिबिशन ऑफ वायरल mRNA कैपिंग नाउ, इनहिबिशन ऑफ RNA डिपेंडेंट पोलिमरेज, पोलिमर को ही आप इनहिबिट कर दो। एनहांसमेंट ऑफ वायरल म्यूटाजेनेसिस, कि वायरस के अंदर इतनी म्यूटेशंस आए कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इंडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन स्टिमुलेटेड जीन्स, ठीक है, यानी कि होस्ट टारगेटिंग रिस्पॉन्स, समझ रहे हो। तो पॉलीमर को ये इनहिबिट कर देगा, वायरल न्यूक्लियोटाइड्स को इनहिबिट करेगा, कैपिंग नहीं होने देगा। ठीक है, इंटरफेरॉन रिलेटेड जीन्स को एक्टिवेट करके होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वायरल म्यूटाजेनेसिस कराएगा। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। देखो भाई, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, हीमोलिटिक एनीमिया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, फटीग, रैश, प्लूराइटिस, कफ एंड ट्रांजिएंट वीजिंग, कंजंक्टाइवल एंड ब्रोंकियल इरिटेशन। अच्छा, ये कंजंक्टाइवल और ब्रोंकियल इरिटेशन सिर्फ एरोसोल में होती है। रिबाविरिन ओरल भी अवेलेबल है, IV भी और एरोसोल भी। तो जो एरोसोल वाला होगा, फॉर एग्जांपल, वो हो सकता है HCV के लिए यूज़ नहीं होता एरोसोल वाला RSV के लिए यूज़ होता होगा। तो तब एरोसोल वाला हम देंगे तो उसकी वजह से कंजंक्टाइवल और ब्रोंकियल इरिटेशन हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन ऑन द कॉन्टैक्ट लेंस, प्लगिंग ऑफ वॉल्व एंड ट्यूबिंग्स एंड टेराटोजेनिक। ठीक है, अब इतनी सारी आपसे याद कोई नहीं होनी, हम रिलेट करते हैं। ठीक है, विद द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। जैसे हमने कहा कि रिबाविरिन की वजह से डोज डिपेंडेंट हीमोलिटिक एनीमिया होगा तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनीमिया। टेराटोजेनिक है तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर एंड इस्कीमिक वैस्कुलर डिजीज़। इस्कीमिक वैस्कुलर डिजीज़ के अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो अब हीमोलिटिक एनीमिया वाला पॉइंट याद हो गया, टेराटोजेनिक याद हो गया। फिर आपको याद आ गया कि RSV में एरोसोल हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कंजंक्टाइवल और ब्रोंकियल इरिटेशन हो जाती है। बाकी ये रैश, प्लूराइटिस, वीजिंग, ये कुछ आप खुद से आगे पीछे करके लिख लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट NS3 NS4A प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अगैन इसने क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड की क्लेवेज
और प्रोसेसिंग नहीं होने देनी। इसमें कौन कौन से ड्रग्स शामिल हैं? पेरिटाप्रेविर, ग्रेज़ोप्रेविर, वॉक्सिलाप्रेविर। अच्छा, अब ये जो पेरिटाप्रेविर है ना, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 43% है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी फार्माकोकाइनेटिक बूस्टिंग के लिए हम साथ ऐड करते हैं रिटोनाविर। ठीक है, इन सारे ड्रग्स के एंड में क्या आ रहा है? प्रेविर। सो पहली बात, NS3 NS4 है, आपको ड्रग्स नाम याद नहीं है तो एटलीस्ट इसका सफिक्स तो याद कर लो ना। सफिक्स क्या है? प्रेविर। ठीक है, अब इसमें क्या है? पेरिटाप्रेविर, ग्रेज़ोप्रेविर, वॉक्सिलाप्रेविर, ग्लेज़ाप्रेविर, 4 है। ठीक है, और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिटाप्रेविर, ग्रेज़ोप्रेविर, वॉक्सिलाप्रेविर एंड ग्लेज़ाप्रेविर। ग्रेज़ो था एक और एक है ग्लेकाप्रेविर और वो था ग्रेज़ो। ठीक है, अब ये वाले जो ड्रग्स होते हैं, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम 3A एंजाइम्स। इस वजह से इनमें ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं। ठीक है, इनके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या शामिल है? रैश, प्रूराइटिस। ठीक है, मतलब जैसे पीछे रिबाविरिन में भी रैश और प्रूराइटिस था, मतलब ये आपने ऐड करना ही है। नोज़िया, फटीक, अनीमिया। ठीक है, फटीक इसमें भी था, तो नोज़िया, फटीक, अनीमिया। रैश, प्रूराइटिस, नोज़िया, फटीक, अनीमिया। लेट्स टॉक अबाउट NS5B पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। अच्छा, इन्होंने क्या करना है? HCV की रेप्लिकेशन नहीं होने देनी। क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू ब्लॉक RNA पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं और एक हमारे पास है नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। जो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं, दे आर गोइंग टू कम्पीट फॉर द एंजाइम एक्टिव साइट। ठीक है, यानी कि RNA पॉलीमरेज की एक्टिव साइट पे जाकर ये लग जाते हैं और उसकी टर्मिनेशन करा देते हैं, या एंजाइम को एक्ट नहीं करने देते। ठीक है ना? हाँ, एंजाइम एक्ट नहीं करेगा तो वायरल RNA रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। समझ के हो ना? इसमें आ जाता है सोफोस्ब्यूवर। सोफोस्ब्यूवर इज़ अ यूरिडीन एनालॉग, और जब ये डिस्कवर हुआ था, इसको कहते थे मिरेकल ड्रग फॉर HCV, और इट इज़ पॉपुलर अंडर द ब्रांड नेम सोवर्डी। ठीक है, और जो नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं, ये क्या करते हैं? ये टारगेट करते हैं इस RNA पॉलीमरेज की एलोस्टेरिक साइट को। इसमें आ जाता है डेसाब्यूवर। सो वी हैव गॉट सोफोस्ब्यूवर एंड डेसाब्यूवर। ठीक है, इनमें क्या एंड में आएगा? ब्यूवर, और वहाँ पे क्या आ रहा था? प्रेविर। ठीक है, उसमें पेरिटा था, ग्रेज़ो था, ग्लेसा था, ग्लेका। ठीक है, और एक और क्या था, मैं खुद भूल गई हूँ, वॉक्सिला। अच्छा, अब ये जो 5B है ना, दे आर वेल टॉलरेटेड विद फ्यू एडवर्स इफेक्ट्स एक्सेप्ट ब्रेडिकार्डिया व्हेन यूज्ड विद अमीडारोन। अगर सोफोस्ब्यूवर और डेसाब्यूवर को आप अमीडारोन के साथ यूज़ करोगे तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, एक यही इसका साइड इफ़ेक्ट है। NS5A रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर्स, इन्होंने क्या करना है? इसकी रेप्लिकेशन असेंबली नहीं होने देनी। इसमें क्या है? एसविर इसका जो है सफिक्स है। लेडीपासविर, ओम्बिटासविर, एल्बासविर, वेलपटासविर, पेब्रेंटासविर, डेक्लेंटासविर। अच्छा, इन सब को ना किसी और फार्मूले के साथ लगा के ना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन डेक्लेटासविर इसकी एक्सेप्शन है, इसको साथ कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, एसविर, लेडीपासविर। अच्छा, इसका मैंने ना निमोनिक ये सोचा था, पोलो वी। ठीक है, पोलो वी। P is for पेब्रेंटासविर, ओम्बिटासविर, लेडीपासविर। अच्छा, और दूसरा कहाँ से आएगा? अच्छा भाई, निमोनिक फ्लॉप हो गया। ये ड्रग्स याद करना आपका काम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेटाबोलाइज्ड बाय हेपाटिक CYP450। ये जो ड्रग्स हैं, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय हेपाटिक CYP450। ठीक है, तो इस वजह से ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं। पीछे जो हमने बताया था 3 और 4A,
दे वर मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम 3A एंजाइम्स। ये क्या है, ये किससे मेटाबोलाइज हो रहे हैं, बाय साइटोक्रोम 450। इस तरह से ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। तो हमें CYP4P इंड्यूसर्स के साथ नहीं देना, क्यों, मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा होगा, एफिकेसी कम हो जाएगी। तो फिर अगर देना ही है तो फिर ये होगा कि आप उसकी डोज को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स हैं, तो फिर डोज कम करनी होगी, सिंपल। एडिशनली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एडिशनली एक बात क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेडीपैसवेयर दैट इज़ रिड्यूस्ड व्हेन गैस्ट्रिक पीएच इज़ इंक्रीज्ड। अच्छा, अब गैस्ट्रिक पीएच को कौन रेज करता है, PPI, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। तो PPI और लेडीपैसवेयर को हम फास्टेड कंडीशंस में इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं कि इन दैट केस गैस्ट्रिक पीएच थी नॉर्मल होगी, तो PPI जो है वो इतना एक्ट नहीं करेगा और पीएच को इंक्रीज़ करने की भी कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो समरी क्या हुई लेक्चर की, हमारे पास NS3 NS4A प्रोटीएस इनहिबिटर्स है जिनमें सफिक्स है प्रेवर। NS5B पॉलीमरेज इनहिबिटर्स है, इसमें सफिक्स है ब्यूवेर। न्यूक्लियोसाइड एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं। NS5A इनहिबिटर्स हैं, इनमें क्या है एसवेर, ठीक हो गया। सो हेयर वी कंप्लीट अवर डिस्कशन ऑन HCV।